Hello everyone, I am Dhruv Narayan Singh. Welcome to the campus circuit. Got me upside down, spinning around you. Wanna take Today we will cover the one shot of GIS and remote sensing BOE 066 Unit 3. The topics we are covering today are these. Our first topic will be photogrammetry. So let's start. What is photogrammetry? Photogrammetry is the science and technology of obtaining reliable measurements about physical objects and the environment through the process of recording, measuring and interpreting photographic images. ये एक ऐसा मतलब साइंस है जिससे कि हम लोग किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट ले सकते हैं, उसको मतलब उसकी इमेजेस के थ्रू, मतलब उसको इमेजेस को इंटरप्रेट करके, ठीक है। और जब हम लोग when we deal with single vertical aerial photography, we are essentially trying to extract 3D information. जब भी हम लोग किसी एरियल फोटोग्राफ को देखते हैं तो हम लोग को उससे वो एक 2D इमेज होती है, लेकिन हम लोग उससे 3D डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं कैसे मतलब हम लोग निकाल सकते हैं एक वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ से 3D मेजरमेंट्स या 3D इमेज के डिटेल्स, ठीक है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलते रहेंगे तो फिर बहुत जल्दी हम लोग ये कवर कर लेंगे। बस मेरे साथ एक बार सुन लीजिएगा, बस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्योमेट्री ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ, हम लोग ये देखते हैं कि वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ जो हम लोग लिए हैं जिस ऑब्जेक्ट का, उसका ज्योमेट्री कैसा है। तो उसके लिए सबसे पहला जरूरत होता है प्रिंसिपल पॉइंट का, ठीक है। द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ फाउंड बाई और ज्वाइनिंग द फ्यूडिशियल मार्क्स, यानी कि देखिए जो हमारे प्रिंसिपल एरियल फोटोग्राफ का जो सेंटर पॉइंट होता है, जियोमेट्रिक सेंटर पॉइंट, वही प्रिंसिपल पॉइंट होता है। नादिर क्या होता है, तो द पॉइंट डायरेक्टली बिलो द कैमरा लेंस एट द मोमेंट ऑफ एक्सपोजर इन अ परफेक्टली वर्टिकल फोटो, द प्रिंसिपल पॉइंट एंड द नादिर पॉइंट आर द सेम। देखिए जो नादिर पॉइंट होता है वो होता है कैमरा लेंस से एकदम, जो कैमरा लेंस के फोकस के जस्ट नीचे पॉइंट होगा, यानी कि जो उस मैक्सिमम केसेस में जो उस एरियल फोटोग्राफ का सेंटर होगा वही नादिर पॉइंट भी होगा। आइसो सेंटर क्या होता है, द पॉइंट हाफ वे बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड नादिर पॉइंट। अगर ये प्रिंसिपल पॉइंट और नादिर पॉइंट अलग अलग है तो फिर उन दोनों के जो बीच का जो मिड पॉइंट होता है वही होता है अपना आइसो सेंटर। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन इमेज पॉइंट कॉज्ड बाय द रिलीफ ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव और बिलो अ डेटम। देखिए हम लोग एक लेवल से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे रखते हैं तो फिर जो हमको देखने में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन शिफ्ट होता है उसी को रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सी लेवल से या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर या नीचे रख रहे हैं तो फिर उसके जो हमको देखने में जो शिफ्ट होगा इमेज का वही आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर हो सकता है न्यूमेरिकल आ जाए। देखिए इस जीआईएस में जितने भी न्यूमेरिकल अगर आएंगे एग्जाम में तो सभी के सभी फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, कोई बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसलिए कोई उसके लिए अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुट करिए और आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये होता है, ये उसका हाइट का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, और ये जो आपका नीचे का है ये हाइट का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस इधर डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रख के और बाकी सबके थ्रू डिस्प्लेसमेंट निकाला जा रहा है और इसमें हाइट निकाला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है। इसमें जो आपका डी है वो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, आर जो रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल पॉइंट, जो आपका जैसे कि ये आपका मान लीजिए फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है ना, ये पूरा फोटोग्राफ है, तो ये आपका प्रिंसिपल पॉइंट होगा, ये वाला बीच वाला। तो इससे जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट टू द टॉप ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं अपना आर, ठीक है। और क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की हाइट को ये कहेंगे
और फिर क्या है, फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट अबव द बेस। तो ये जो फ्लाइंग हाइट होगी इसको कैपिटल एच कहेंगे, ठीक है। ये जो फिगर है वो रेफरेंस के लिए है, इसको आप मतलब इससे रिलेट मत करिए उतना, क्योंकि ये फिगर अलग है, फॉर्मूला अलग है, मतलब दोनों में जो रिप्रेजेंटेशन यूज हुआ अलग अलग है, इसलिए थोड़ा देख लीजिए, मैनेज कर लीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मैनेज करते हैं, देखिए ये जो आपका डीपी होता है ये फोटो डिस्टेंस होता है, यानी एक फोटो में अगर किसी दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डीपी कहेंगे, ठीक है। और एस क्या होता है, स्केल, उस फोटोग्राफ का स्केल जो होता है वो एस होता है। ये हम लोग सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं स्केल के बारे में, ठीक है। तो फिर कैपिटल डिस्टेंस क्या होता है कि ये एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जो फिजिकली आप कहीं जाके अगर उस जो फोटो में जो दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस देख रहे थे, अगर वो एक्चुअल में जाके देखेंगे तो वो कैपिटल डी होगा, ठीक है। अब एरिया को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो एरिया आपका एजी जो होता है वो एरिया होता है जो फिजिकली ग्राउंड पे अभी अवेलेबल है, यानी कि जो रियल एरिया है, एक्चुअल एरिया है वो एजी है। तो फिर जो फोटो में एरिया आपको दिख रहा है, मान लीजिए जो फोटो में आपको एरिया दिख रहा है उसका एरिया निकाल लिए कैसे करके, क्योंकि प्लेनर ऑब्जेक्ट है तो फिर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ कोई भी मतलब 2D ऑब्जेक्ट के एरिया के फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं उसका एरिया। तो उसका एरिया निकाल लेंगे तो उसको 1 स्केल के होल स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो एरिया निकल के आएगा वो एक्चुअल एरिया होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, या फिर जो भी आप जिसका भी मेजर कर रहे हो। देखिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके मेजरमेंट को। तो पहली बात होती है टिल्ट, जैसे कि आप जब कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, किसी भी मतलब कि एरियल फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो फिर अगर आपका जो एक्सिस ऑफ इमेज है वो एक्सिस ऑफ कैमरा के बराबर अगर नहीं होगा, यानी कि आपका फोटो अगर थोड़ा भी टिल्टेड है, तो फिर वो आपके मेजरमेंट को अफेक्ट कर सकता है, थोड़ा एरर आने के चांसेस हैं। और फिल्म डिस्टॉर्शन, पेपर और फिल्म कैन श्रिंक और स्ट्रेच ओवर टाइम। देखिए समय के साथ साथ जो कैमरा में फिल्म होती है वो श्रिंक या स्ट्रेच होती रहती है, तो उसकी वजह से भी थोड़े मेजरमेंट में दिक्कत आ सकती है। स्केल वेरिएशन, इफ द टेरेन इज वेरी हिली द स्केल चेंजेस अक्रॉस फोटो। देखिए जब जैसे कि आपको पता है कि अगर टेरेन जो आपका है माउंटेनियस रीजन पे अगर आप एरियल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अलग अलग जगह का जो ऊपर नीचे होंगे, मतलब कि सी लेवल से बहुत ऊपर नीचे होगा, तो उस तरह के रीजन में आपका जो स्केल होता है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करते रहता है। तो अगर आप उस हर फोटो के लिए मतलब उस रीजन में लिए गए सारे फोटोग्राफ के लिए एक ही स्केल यूज करेंगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़े से एरर आ जाए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि वर्टिकल मेजरमेंट बाय द पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। व्हेन एन एयरप्लेन फ्लाइज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इट सीज अ माउंटेन फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल्स। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, ठीक है। अब पॉइंट ए से हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट बी से देख रहे हैं, तो हमें पॉइंट ए से तो माउंटेन यहाँ पे दिखेगा, लेकिन पॉइंट बी से जब देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यही चीज जो अंतर आ रही है इसी को पैरेलैक्स कहते हैं, समझे। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्टीरियोस्कोपिक पैरेलैक्स क्या होता है। तो दिस इज द अलजेब्रिक डिफरेंस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन ऑफ लाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द 2 इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल पॉइंट्स। देखिए ये जो होता है वो अलजेब्रिक डिफरेंस होता है, यानी कि एक्स ए माइनस एक्स डैश ए, ये दो आपके ये डिस्टेंस ऑफ द 2 इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए 2 इमेज में सेम डिस्टेंस को नापते हैं अगर आप, तो फिर जो डिस्टेंस आएगी उसको अगर एक्स ए और एक्स डैश ए मान लेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग पी ए कहते हैं, और वो स्टीरियोस्कोपिक पैरेलैक्स होता है, ठीक है। अब पैरेलैक्स इक्वेशन फॉर हाइट के लिए जो पैरेलैक्स इक्वेशन होता है वो इससे देते हैं। इसमें आपका h है हाइट, और जो b है b आपका बेस कहाँ है, फोटो बेस है, और f आपका फोकल लेंथ है, और p आपका पैरेलैक्स है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू आप हाइट निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और एग्जाम में कभी कभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डेल पी यानी कि डिफरेंस ऑफ पैरेलैक्स के बेसिस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो फिर उसके लिए जो डिफरेंस ऑफ पैरेलैक्स अगर आपको गिवन है उससे अगर हाइट निकालना है आपको,
तो फिर वो हाइट होगी डेल एच इज इक्वल्स टू, ये हाइट का डिफरेंस होगा, यानी कि दोनों फोटो के बीच का हाइट का डिफरेंस ये होगा। तो इसमें अगर आप छोटे वाले में या फिर बड़े वाले में जो मतलब डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है दो फोटो के बीच में अगर पैरेलैक्स हटा दें तो ये इसका फॉर्मूला ये होता है। इसमें आपका डेल एच है हाइट और कहते हैं एच डैश है फ्लाइंग हाइट और डेल पी है पैरेलैक्स डिफरेंस और बी है फोटो बेस। फोटो बेस वो होता है द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड द ट्रांसफर्ड प्रिंसिपल पॉइंट ऑन अ सिंगल फोटो। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पैरेलैक्स को मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन अ लेबोरेटरी और फील्ड सेटिंग पैरेलैक्स इज मेजर्ड यूजिंग अ पैरेलैक्स बार। हम लोग एक स्टीरियो मीटर का यूज करते हैं पैरेलैक्स नापने के लिए। तो पहला होता है उसको जो अफेक्ट करता है, पहला होता है कि ओरिएंटेशन। हम लोग को ओरिएंटेशन पहले इसको सही से रखना होगा। अलाइन द टू फोटोग्राफ्स सो दैट देयर फ्लाइट लाइन्स आर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहले हम लोग को दोनों फोटोग्राफ को एक साथ रखना पड़ेगा ताकि उसका लाइन ऑफ फ्लाइट जो है वो बराबर पे आ सके और दोनों फोटो पैरेलल हो सके एक दूसरे के। स्टीरियोस्कोप सेटअप, प्लेस अ मिरर स्टीरियोस्कोप ओवर द फोटोज अंटिल यू सी द टेरेन इन 3D। हम लोग को फिर उसके ऊपर मिरर स्टीरियोस्कोप, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको रखना होगा तो फिर हम लोग को 3D में उसका टेरेन दिखेगा। अब फिर हम लोग क्या करना है, द फ्लोटिंग मार्क, द पैरेलैक्स बार हैज 2 ग्लास प्लेट्स विद टाइनी डॉट्स। As you turn a micrometer screw, these dots appear to merge into one floating point that moves up and down in your 3D view। तो इसके थ्रू हम लोग फ्लोटिंग मार्क को देख सकते हैं, यानी कि जब हम लोग पैरेलैक्स बार को मतलब यूज करेंगे फोटो को देखने के लिए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जबकि दोनों डॉट मर्ज होके एक ही मार्क मतलब दिखेगा, हम लोग को एक ही डॉट दिखेगा, तो उसी को फ्लोटिंग मार्क कहते हैं। मेजरमेंट लेने का तरीका क्या है, प्लेस द मार्क ऑन द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले उस फ्लोटिंग मार्क को हम लोग उस ऑब्जेक्ट के बॉटम में लाएंगे, यानी कि पहले दोनों डॉट को मिला के जो फ्लोटिंग मार्क मिलेगा हम लोग को एक मार्क मिलेगा, एक डॉट मिलेगा, उसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बॉटम में लाएंगे, फिर उससे ऑब्जेक्ट के टॉप में लाएंगे और फिर दोनों रीडिंग जो हम लोग लिए हैं बॉटम और टॉप की उन दोनों को माइनस कर देंगे और वही हमारा होगा पैरेलैक्स। ठीक है, ये देखिए ये कुछ प्रिंसिपल और उसके डिस्क्रिप्शन है, मतलब हाइट वर्सेस पैरेलैक्स। पैरेलैक्स पे मतलब पैरेलैक्स का हाइट से कैसा मतलब रिलेशन होता है, तो हायर ऑब्जेक्ट्स हैव लार्जर पैरेलैक्स। डिस्टेंस से क्या रिलेशन होता है, क्लोजर टू द कैमरा शिफ्ट्स मतलब क्लोजर टू द कैमरा शिफ्ट्स मोर बिटवीन फोटोज, यानी कि जितना पास से अगर आप लेंगे फोटो उतना ज़्यादा आपका पैरेलैक्स आएगा। एक्यूरेसी कैसी होती है, द एक्यूरेसी ऑफ हाइट मेजरमेंट इंक्रीजेज विद इफ द फ्लाइंग हाइट इज लोअर और फोकल लेंथ इज लॉन्गर। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है या फ्लाइंग हाइट कम है तो फिर एक्यूरेसी बढ़ती है, समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ग्राउंड कंट्रोल फॉर एरियल फोटोग्राफी, यानी कि ग्राउंड कंट्रोल क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। ग्राउंड कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द फोटोग्राफ टू देयर प्रिसाइज सर्वेड कोऑर्डिनेट्स ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड कंट्रोल में जो अपने अर्थ सरफेस के स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या फिर एलिवेशन को उनको मार्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही होता है कि मतलब कि हम लोग उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को मार्क करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को कहते हैं मतलब उस फोटोग्राफ में हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या फिर एलिवेशन कितना है, तो उसी को ग्राउंड कंट्रोल कहते हैं। तो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, A ground control point is a physical mark on the ground that has a known geographic coordinate। देखिए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट वो होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट क्या है 3D में, एक्स वाई जेड में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3 एक्सिस में। प्री मार्क्ड लार्ज एक्स और एल शेप्ड पेंटेड ऑन द ग्राउंड और प्लास्टिक टारगेट्स पिंड डाउन बिफोर द फ्लाइट। ये हम लोग सबसे पहले जब भी हम लोग को फोटो खींचना था उससे पहले हम लोग एक्स मार्क मतलब ग्राउंड पे बना देते हैं कि जहाँ की हम लोग को फोटोग्राफ लेनी है। फोटो आइडेंटिफिएबल एग्जिस्टिंग फीचर्स दैट आर शार्प एंड परमानेंट लाइक द कॉर्नर ऑफ द मैन होल कवर, द इंटरसेक्शन ऑफ अ साइड वॉक और अ स्पेसिफिक रॉक। देखिए हम लोग फोटो में फिर मतलब ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को ये इससे पता चलता है कि वो फोटो रियल है, वो फोटो मतलब जो हम लोग जिसका फोटो खींचा जाता है उसी का फोटो है कि नहीं। उसके लिए हम लोग ना कुछ आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि साइड वॉक का
मैन होल कवर का, किसी रॉक का, समझ रहे? ऐसे ही क्यों हम लोग को क्या ज़रूरत है ग्राउंड कंट्रोल की? हम लोग को ग्राउंड कंट्रोल की ज़रूरत क्या है? जियो रेफरेंसिंग के लिए, मतलब हम लोग उस फोटोग्राफ को किसी को भी रेफरेंस दे सके उस फोटोग्राफ का, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ग्राउंड कंट्रोल का, ठीक है। और क्या रीजन है? स्केल करेक्शन के लिए, टू एंश्योर दैट 1 सेंटीमीटर मेजर्ड ऑन द फोटोग्राफ एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द करेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। स्केल को भी सही करने के लिए हम लोग को ग्राउंड कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। एरो ट्रायंगुलेशन to mathematically connect a series of overlapping photos into single seamless ortho mosaic। देखो हम लोग को जब बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स को कॉन्जिक्यूटिव फोटोग्राफ्स को ओवरलैप कराना होता है, तो हम लोग को उसके लिए ग्राउंड कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। एक्यूरेसी, हाइट एक्यूरेसी, हम लोग को हाइट की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कंट्रोल फोटोग्राफ्स की ग्राउंड कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं गुड ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के लिए? सबसे पहले होता है विजिबिलिटी, इट मस्ट बी क्लियरली सीन फ्रॉम द एयर। वो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट दूर से मतलब एयर में से आपको अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कहाँ पे फोटोग्राफ लेना है। स्टेबिलिटी, इट मस्ट नॉट मूव बिटवीन द टाइम इट इज सर्वेड एंड द टाइम द फोटो इज टेकन। मतलब कि जब भी जैसे कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हम लोग फोटो लेने की कोशिश करते हैं, अगर गुड कंट्रोल पॉइंट चाहिए आपको, तो आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का लीजिए, ताकि जब भी आप उसको देख रहे हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं, तो जैसे आप सर्वे कर रहे हैं वैसा ही वो फोटो के टाइम भी हो। तो इसीलिए देखिए पार्क्ड कार या फिर लूज पीस ऑफ ट्रैश का हम लोग फोटो लेने से अवॉइड करते हैं। प्रिसाइजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द पॉइंट मस्ट बी शार्प, A wide road intersection is bad because it's hard to find the exact center। देखिए आप जिस भी ऑब्जेक्ट का फोटो ले रहे हैं, तो उसका जो मतलब फोटो होना चाहिए वो शार्प होना चाहिए, अलग ही उसको पता चलना चाहिए फोटो देख के। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्री, वेयर यू पुट योर GCPs इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज हाउ मैनी यू हैव। देखिए हम लोग कैसे GCPs को मतलब कलेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला है बाउंड्री रूल, यू मस्ट प्लेस कंट्रोल पॉइंट्स अराउंड द पैरामीटर ऑफ द योर स्टडी एरिया। देखिए हम लोग जिस भी एरिया का फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, हम लोग को उनके जो पेरीमीटर के एजेस हैं, मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का लेना चाह रहे हैं फोटोग्राफ, तो फिर उसके जो अपने जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनका हम लोग को कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी रूल, पॉइंट शुड बी स्प्रेड आउट इवनली, डोंट क्लस्टर ऑल योर पॉइंट्स इन वन कॉर्नर। देखिए हम लोग जब भी पॉइंट्स का कलेक्शन करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन करते हैं, तो ऐसे नहीं कलेक्ट करते हैं कि सिर्फ उसमें 2 एजेस इंक्लूड हुए और बाकी 2 एजेस का आया ही नहीं। तो उसमें हम लोग इवनली कलेक्शन करते हैं, ताकि सारे के सारे एजेस यानी कि पूरे रेक्टेंगल के जो 4 एजेस हैं, चारों के चारों अच्छे से हम लोग को पता चल सके। हाई और लो रूल, यानी कि इफ द टेरेन is hilly, place some points in the valleys, some on hilltops to help the software understand the vertical relief। देखिए हम लोग जब भी जैसे कि माउंटेनियस रीजन है, कोई उबड़ खाबड़ इलाका है, तो फिर वहाँ पे हम लोग एक ऊपर मतलब एक वैली में तो एक हिली मतलब कि दोनों पॉइंट पे, जैसे कि एक टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक बॉटम मोस्ट पॉइंट है, हर तरफ का हम लोग को कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग इंटरप्रेट करने वाले डेटा, उसको ये पता चल सके कि उसका जो मतलब एरिया था वो कैसा मतलब एरिया था, रीजन कैसा था वो। मॉडर्न इवोल्यूशन RTK एंड PPK इन 2026 मैनी हाई एंड ड्रोन्स यूज रियल टाइम काइनेमेटिक एंड पोस्ट प्रोसेस्ड काइनेमेटिक्स। ये देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस आप नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि आज के जो मॉडर्न एरिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें रियल टाइम काइनेमेटिक और पोस्ट प्रोसेस्ड काइनेमेटिक का यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर में आप जो पढ़े थे रिमोट सेंसिंग के कंपोनेंट, रिमोट सेंसिंग जो जनरल रिमोट सेंसिंग पढ़े थे, सेम वैसा ही ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि देखिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इज द ग्लोबल आई। देखिए क्योंकि ये सैटेलाइट स्पेस से हमारे अर्थ के ऊपर वो मतलब निगरानी करते रहता है, इसलिए इसको हम लोग ग्लोबल आई कह सकते हैं। इसके जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग
कि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम जो उस दिन पढ़े थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, कि एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू एनर्जी हम लोग आ सके, कि हम लोग अपने सेंसर को मतलब सेंसर पे एनर्जी आ सके, कि हम लोग ट्रैक कर सके उस एनर्जी को, और एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि सेंसर को कैरी किए रहे, जो कि सेंसर को होल्ड किए रहे, ताकि उस पर कोई भी लाइट वेव या फिर कोई भी तरह की वेव आके हिट कर सके। और एक सेंसर होना चाहिए जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे रिमोट सेंसिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेंसर। सेंसर के बिना कुछ भी रिमोट सेंसिंग में नहीं हो सकता है। ग्राउंड स्टेशन होना चाहिए कि ताकि हम लोग वो जो सेंसर का जो डेटा आया है उसको उस ग्राउंड स्टेशन पे भेज सके जहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो सके। तो और फिर डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि जो ग्राउंड सेंटर जिस यूनिट को वो फॉरवर्ड करता है डेटा, ताकि वहाँ पे प्रोसेसिंग हो सके, इंटरप्रिटेशन हो सके, प्रिडिक्शन हो सके, उसको डेटा प्रोसेसिंग सेंटर कहते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स। सैटेलाइट ऑर्बिट्स तीन तरह की होती हैं, वैसे तो होती बहुत तरह की है, लेकिन आप तीन तरह के यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे तीन तरह की लिखी है। जियोस्टेशनरी, सन सिंक्रोनस, लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसका जो एल्टीट्यूड होता है 36,000 किलोमीटर होता है, और इसका 600 to 900 किलोमीटर होता है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट का 160 to 2000 किलोमीटर होते हैं। ये सब आप कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राइमरी यूज पढ़ सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का यूज़ हम लोग करते हैं वेदर मॉनिटरिंग में, टीवी या कम्युनिकेशन में, और आपका सन सिंक्रोनस का यूज़ करते हैं अर्थ रिसोर्स मैपिंग में, और लोअर अर्थ ऑर्बिट का यूज़ करते हैं स्पाई सैटेलाइट्स और उस टाइप में। ठीक है, ये देखिए एक डायग्राम है, बहुत ही मतलब आपके नॉलेजेबल डायग्राम है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि देखिए आपका जो ये अर्थ है, ये आपका है, ये जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है, ये ग्रीन कलर वाला आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। देख रहे हैं ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। और जो आपका हम लोग और क्या पढ़े, सन सिंक्रोनस, तो ये है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये रहा, ये आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। ठीक है, ये आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। और एक और पढ़े थे हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि आपका ये लोअर अर्थ ऑर्बिट ये रहा। तो आप ये फिगर के थ्रू ये अच्छे से जान सकते हैं कि आप पता कर सकते हैं कि कौन सा लोअर अर्थ ऑर्बिट है, कौन सा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और कौन सा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। इसमें हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट भी दिया है और मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी दिया है, लेकिन वो सब वैसे ये आप सबके सिलेबस में है नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं ताकि आप एकेडमिक एग्जाम में कुछ लिख भी सके। ठीक है, मेजर सैटेलाइट्स प्रोग्राम क्या क्या चल रहे हैं आजकल। तो सबसे पहला है लैंडसेट यूएसए चला रहा है, लॉन्गेस्ट रनिंग रिकॉर्ड ऑफ अर्थ सरफेस। लैंडसेट इज द करंट वर्क हाउस प्रोवाइडिंग 30 मीटर रेजोल्यूशन डेटा। देखिए ये एक प्रोग्राम है जो कि यूएसए चला रहा है, जिसमें कि हम लोग 30 मीटर रेजोल्यूशन डेटा को मतलब ये ट्रैक कर सकता है, ये देख सकता है 30 मीटर रेजोल्यूशन तक का एरिया, मतलब 30 मीटर रेजोल्यूशन में ये किसी भी रीजन को अर्थ के देख सकता है। सेंटिनल ये क्या है, पार्ट ऑफ द कॉपरनिकस प्रोग्राम। Sentinel-2 is highly popular because it provides free high resolution 10 मीटर। देखिए इसका जो रेजोल्यूशन है वो 10 मीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में लैंडसेट के। ठीक है, ये और प्लस मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल क्या होता है, स्पेक्ट्रल क्या होता है, आगे पढ़ने वाले हम लोग। IRS हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। देखिए हमारा जो इंडियन रिमोट सेंसिंग है, जो इंडिया के थ्रू भेजा गया सैटेलाइट है, वो भी वर्ल्ड क्लास है, ये भी बहुत पॉपुलर है। ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये मेनली एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया यूज़ करता है। उसके बाद है कॉमर्शियल हाई रेस सैटेलाइट्स लाइक वर्ल्ड व्यू और प्लैनेट स्कोप प्रोवाइड सब मीटर रेजोल्यूशन थ्रू दो दिस डेटा इज यूजुअली एक्सपेंसिव। देखिए ये जानते हो, ये जो कॉमर्शियल हाई रेस है ये बहुत तगड़ा रेजोल्यूशन देते हैं। मतलब आप स्पेस से आपको भी कोई देख सकता है, इतना तगड़ा रेजोल्यूशन है, क्लियर एकदम क्लियर व्यू। तो उसको लेकिन क्योंकि ये कॉस्टली होता है इसलिए ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जिसमें लगता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है वो सब तो ये ऊपर मेंशन्ड है कि उसकी रेजोल्यूशन इतनी हाई नहीं होती है। लेकिन ये जो अगर हाई रेजोल्यूशन और आपको इमेज चाहिए तो फिर आपको ये हायर करना पड़ेगा। ठीक है,
डेटा एक्विजिशन, स्वैथ एंड रिविजिट टाइम। तो स्वैथ विड्थ क्या होता है? द विड्थ ऑफ द अर्थ सीन बाय द सेंसर एज द सैटेलाइट मूव्स। जो अर्थ की विड्थ है, जो सेंसर को दिखती है जब भी सैटेलाइट मूव करता है, उसको स्वैथ विड्थ कहते हैं। रिविजिट टाइम क्या होता है? हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द सैटेलाइट टू कम बैक टू एग्जैक्ट सेम स्पॉट। उसी सेम स्पॉट पे आने में जितना समय लगता है एक सैटेलाइट को, उसको रिविजिट टाइम कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के? तो मतलब जब आप एरियल फोटोग्राफी से स्पेस से जैसे कि एयर एटमॉस्फेयर से ली गई फोटो से स्पेस से ली गई फोटो कितनी अच्छी, क्यों अच्छी होती है, उसका एडवांटेज पहले होती है ग्लोबल कवरेज। आप पूरे के पूरे ग्लोब का, पूरे के पूरे अर्थ का एक ही बार में कवर कर सकते हैं। रिपीटेटिव कवरेज, यानी कि बार बार एक ही पॉइंट का आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ट्रैक कर सकते हैं, रिपीटेटिव कवरेज कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्मेट, जो आपका डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, इसलिए उसको सेव करना, उसको इंटरप्रेट करना ईजी होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि देखिए जो सैटेलाइट है वो लॉन्च में बहुत पैसा लेती है, लेकिन उसके बाद फिर उसका कॉस्ट कम हो जाता है, इसलिए उसको कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। ये देखिए पिछले चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़े मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, विस्क-ब्रूम भी और पुश-ब्रूम भी, लेकिन चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैप्चर्स डेटा इन सेवरल स्पेसिफिक वेवलेंथ्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम साइमल्टेनियसली। ये बहुत तरह की वेवलेंथ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बहुत तरह की वेवलेंथ को एक ही बार में कैप्चर करने की कोशिश करता है, उसको मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर कहते हैं। मेनली ये दो तरह के आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, विस्क-ब्रूम और पुश-ब्रूम। तो विस्क-ब्रूम का हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि इसमें रोटेटिंग और ऑसिलेटिंग मिरर होते हैं, ठीक है। ये इसका जो स्कैनिंग होता है ये साइड बाय साइड होता है, जैसे कि आपको पिछले क्लास में मैंने फोटो बताया था। देखिए इसमें भी फोटो होगा, इसका डायग्राम होगा। तो ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि विस्क-ब्रूम क्या होता है कि ये सबसे पहले एक रो के एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को, एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक बार में ट्रैक करता है, और उसके बाद फिर रो वाइज हर पॉइंट को ट्रैक करता है, और फिर उसके बाद कॉलम वाइज हर पॉइंट को ट्रैक करता है। इसको विस्क-ब्रूम कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है लैंडसेट, जो लैंडसेट हम लोग पढ़े लैंडसेट। और इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें डिटेक्टर की कम यूज़ होती है, तो इन डिटेक्टर कम चाहिए इसके लिए, तो इसका कैलिब्रेशन टाइम कम होता है। और इसकी विड्थ, स्वैथ विड्थ ज़्यादा होती है। स्वैथ विड्थ हम लोग अभी पढ़े थे ना, स्वैथ विड्थ क्या होती है कि जो विड्थ अर्थ का सेंसर देख सकता है सैटेलाइट के थ्रू, तो वो स्वैथ विड्थ इसकी ज़्यादा होती है आपके विस्क-ब्रूम की। डिसएडवांटेज क्या होता है? इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रोटेटिंग और ऑसिलेटिंग मिरर है, तो फिर आपके मूविंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वियर एंड टीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके खराब हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। और क्या होता है? शॉर्ट ड्वेल टाइम, यानी कि because the mirror is constantly moving, each pixel only gets a tiny fraction of second to soak up light, यानी कि आपका जो फोटो खींचने का इसको समय मिलता है बहुत कम मिलता है, इसीलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। पुश-ब्रूम के क्या, पुश-ब्रूम स्कैनर क्या होता है? इसका मैकेनिज्म होता है कि ये लीनियर एरे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी डिटेक्टर्स, ये बहुत मतलब कि एक ही लाइन में बहुत सारे डिटेक्टर लगाए हुए रहता है, वो इस पर कोई मूविंग मिरर नहीं होता है, ठीक है। इसका जो स्कैनिंग मोशन होता है अलोंग द फ्लाइट पाथ, यानी कि देखिए ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो वैसे ही एक पूरे के पूरे रो को एक ही बार में स्कैन करके और फिर आगे कॉलम वाइज स्कैनिंग करते रहता है, तो इसको कहते हैं पुश-ब्रूम स्कैनर, इसको अलोंग ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सेंटिनल, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, सेंटिनल-2। इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, ये इसका एडवांटेज है, तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है। इसकी ड्यूअल टाइम भी ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए इसमें कोई मूविंग मिरर नहीं है, तो एक ही डिटेक्टर को इस कैप्चर करने के लिए फ़ोटो बहुत ज़्यादा समय मिलता है। लाइट वेट होता है, ठीक है, और एनर्जी इफिशिएंट भी होता है। तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है ये इसका कैलिब्रेशन है। इसका कैलिब्रेशन क्यों डिसएडवांटेज है? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेक्टर्स लगे रहते हैं, तो सभी को एक ही बार में कैलिब्रेट करना मुश्किल होता है, इसलिए इसका कैलिब्रेशन प्रॉब्लम है, एक डिसएडवांटेज है। देखिए विस्क-ब्रूम में और पुश-ब्रूम में ये डिफरेंस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने ऊपर समझा दिया है, आप इसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रेजोल्यूशन बहुत मेन टॉपिक है एकदम, रेजोल्यूशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
तो रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द सेंसर टू रिजॉल्व और डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बीच में जो डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतना ही क्लियर फोटोग्राफ आएगा। समझ रहे हैं? वही बात है। तो 4 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं जो आपके सिलेबस में है। स्पेशियल रेजोल्यूशन, स्पाशियल रेगुलेशन रिजोल्यूशन। स्पाशियल रिजोल्यूशन refers to the size of the smallest object that can be detected by the sensor। स्पाशियल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट आप जिसको क्लियरली डिटेक्ट कर सकते हैं उस इमेज में, उसका जो साइज होता है उसी को स्पाशियल रेजोल्यूशन कहते हैं। इफ अ सैटेलाइट हैज 10 मीटर स्पाशियल रेजोल्यूशन, ईच पिक्सल इन द इमेज रिप्रेजेंट 10 मीटर इंटू 10 मीटर एरिया ऑफ द ग्राउंड। देखिए, अगर उसका 10 मीटर स्पाशियल रेजोल्यूशन है तो वो उसका जो इमेज होगा उसका हर पिक्सल, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फोटोग्राफ, हर पिक्सल 10 इंटू 10 मीटर का एरिया शो करेगा। देखिए, क्लासिफिकेशन क्या होता है? हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन कितना होता है? लेस देन 1 मीटर। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है कि अगर 1 मीटर से 5 मीटर के बीच में या उससे भी कम है रेजोल्यूशन तो उसको हाई रेजोल्यूशन कहेंगे। यानी कि एक बार में जो एक पिक्सल है वो 1 मीटर एरिया 1 मीटर यानी 1 स्क्वायर मीटर एरिया से कम के एरिया को अगर दिखा रहा है तो उसको हाई रेजोल्यूशन कहेंगे। मीडियम रेजोल्यूशन यानी कि 10 मीटर से 100 मीटर, और लो रेजोल्यूशन यानी कि ग्रेटर देन 100 मीटर। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या होता है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू डिफाइन फाइन वेवलेंथ इंटरवल्स। यानी कि जो अलग अलग वेवलेंथ की वेव हिट कर रही है सेंसर पे, उसको डिटेक्ट कर पाना, उसको डिस्टिंग्विश कर पाना, उसको वो होता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। यानी कि उस सेंसर की वो एबिलिटी जिससे वो अलग अलग वेवलेंथ को डिस्टिंग्विश कर सके, उसको स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं। तो कैसे ये वर्क कैसे करता है? और सेंसर दैट ओनली सीज इन रेड, ग्रीन और ब्लू हैज़ लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। यानी कि देखिए, पहले आपको पता ही होगा कि पहले RGB पिक्सल्स होते थे। पिक्सल RGB को ही यूज़ करता है अलग अलग कलर को डिपिक्ट करने के लिए। तो जिसमें सिर्फ RGB कलर ही होते हैं उसको लो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 3 ही तरह की वेवलेंथ को डिटेक्ट ही कर पा रहा है अच्छे से, रेड, ब्लू और ग्रीन को। A sensor that can distinguish between dark green and olive green by looking at narrow slices of the infrared spectrum has high spectral resolution। अगर वो डार्क ग्रीन और ऑलिव ग्रीन के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है तो उसको हाई रेजोल्यूशन का, हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का मानेंगे। मल्टी स्पेक्ट्रल क्या होता है? मतलब कि वो 3 से 15 तरह की बैंड्स को, मतलब वेवलेंथ बैंड्स को हैंडल कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। हाइपर स्पेक्ट्रल क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ, मतलब कि बहुत सारे, अगर सैकड़ों वेवलेंथ बैंड को अगर वो डिटेक्ट कर सकता है तो उसको कहेंगे हाइपर स्पेक्ट्रल। टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या होता है? टेम्पोरल रेजोल्यूशन और रिविजिट टाइम रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स फॉर अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट एंड रिटर्न टू द एग्जैक्ट सेम लोकेशन ऑन द अर्थ। देखिए, टेम्पोरल रेजोल्यूशन हम ऊपर पढ़े थे कि रिविजिट टाइम क्या होता है, उसी को कहते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे विजिट करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट को कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, कितने ड्यूरेशन के बाद वो सैटेलाइट रिविजिट कर रहा है, उसको कहेंगे हम लोग टेम्पोरल रेजोल्यूशन। इफ अ सैटेलाइट passes over your college every 16 days, its temporal resolution is 16 days। ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या डिफेक्ट इसको इफेक्ट करते हैं? डिपेंड्स ऑन सैटेलाइट ऑर्बिट। सैटेलाइट किस ऑर्बिट में सिचुएटेड है। देखिए, हम लोग ऑर्बिट टाइप पढ़े थे ऊपर, तो उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि किस ऑर्बिट में है। अगर जियो स्टेशनरी में होगा तो जल्दी जल्दी हो सकता है, तो जल्दी जल्दी आपको रिविजिट करें। अगर वो जो हायर एलिप्टिकल ऑर्बिट में डाल दिए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। स्वैथ विड्थ पे भी डिपेंड करता है आपका जो सेंसर, वेदर द सेंसर कैन पॉइंट इट्स कैमरा टू द साइड, इस पे भी डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस क्या है? हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन इज क्रिटिकल फॉर मॉनिटरिंग रैपिडली चेंजिंग इवेंट लाइक फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड क्रॉप ग्रोथ। जैसे कि आप कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जो कि समय के साथ बदलते रह रहा है, तो उस इवेंट को कैप्चर करने के लिए, उस इवेंट को मॉनिटर करने के लिए हम लोग को टेम्पोरल रेजोल्यूशन की बहुत ज़रूरत है, कि जो जल्दी जल्दी उसको हैंडल कर सके, जल्दी जल्दी उसका मतलब इमेज कैप्चर कर सके। जिसका रिविजिट टाइम कम हो तो उतना ही ज़्यादा उसका हायर टेम्पोरल रेजोल्यूशन होगा, उतना ही हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा उस इवेंट को मॉनिटर करने के लिए। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन क्या होता है?
रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन refers to the sensitivity of a sensor to differences in signal strength brightness। देखिए अलग अलग मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ यानी कि उसकी जो ब्राइटनेस उसकी फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को वो जब आपका जो सेंसर है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है तो उसको कहेंगे रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सेंसर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरी स्लाइट वेरिएशन इन रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी। यानी कि अगर आपका रिफ्लेक्टेड एनर्जी में बहुत छोटा भी अंतर है तो उसको अगर डिस्टिंग्विश कर ले रहा है आपका सेंसर तो उसको कहेंगे हाईली रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका वर्किंग कैसे होता है, ये बिट्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, 8 बिट सेंसर कैन रिकॉर्ड 256 लेवल ऑफ ब्राइटनेस और 11 बिट सेंसर कितना रिकॉर्ड कर सकता है 2048 लेवल्स। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हायर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन अलाउज यू टू सी डिटेल्स इन वेरी डार्क शेडोज और वेरी ब्राइट स्नोज। अगर देखिए आप कोई बहुत ही ब्राइट ऑब्जेक्ट है उसका इमेज अगर आपको क्लियरली व्यू करना है तो उसको आप जिसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उस सेंसर के थ्रू अगर कैप्चर करेंगे तो उसका जो इमेज आएगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका शॉर्ट में दिया हुआ है पूरा कि मतलब क्या क्या होता है ये कितने तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, उन सबका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उन सबका ये सब अच्छे से बताया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एनालिसिस ऑफ डिजिटल डेटा या फिर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इज द सीरीज ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन दीज डिजिटल वैल्यूज डिजिटल नंबर्स टू करेक्ट एरर्स, improve विजुअल क्वालिटी एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। देखिए क्या होता है कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो सेंसर ने डिजिटल डेटा भेजा है हम लोग को, मतलब कि जो ग्राउंड स्टेशन को भेजा है उसको इस तरह से मतलब उसको इंटरप्रेट करना कि उसमें से एरर हटा सके, उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सके और उसमें से जो हम लोग को इंटरप्रेट करना है डेटा को, उस डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, उसको कहते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो इसके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला होता है इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन क्या होता है कि इसमें से हम लोग क्लीन करते हैं उस जो डिजिटल डेटा हम लोग को भेजता है उसको हम लोग क्लीन करते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्टॉर्शन को हटाते हैं, डिग्रेडेशन दैट ऑकर ड्यूरिंग द एक्विजिशन प्रोसेस, यानी कि जितने भी तरह के एरर डिग्रेडेशन उसमें हो चुके हैं मतलब उस कैप्चरिंग के थ्रू प्रोसेस में, तो उसको हटाने को हम लोग इमेज रिस्टोरेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे इमेज रिस्टोरेशन के जो टाइप्स हैं मतलब उसके जो स्टेप्स हैं वो है रेडियोमेट्रिक करेक्शन। सबसे पहले हम लोग रेडियोमेट्रिक करेक्शन करते हैं यानी कि पिक्सल ब्राइटनेस में जो एरर आई है उसको हम लोग सबसे पहले करेक्ट करते हैं। तो हेज कंपनसेशन, सन एंगल करेक्शन और डी स्ट्रिपिंग, इसके 3 पार्ट होते हैं। और फिर दूसरा हम लोग जो करते हैं वो करते हैं हम लोग जियोमेट्रिक करेक्शन। जियोमेट्रिक करेक्शन का मतलब होता है कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग कैप्चर करना चाह रहे हैं उसका जो पोजीशन है, उसका शेप है, क्या वो सही है कि नहीं, वो जो हम लोग कहीं कोई अर्थ के रोटेशन की वजह से, कर्वेचर की वजह से या फिर सेंसर के टिल्ट होने की वजह से कहीं इमेज गड़बड़ तो नहीं आई है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जियो रेफरेंसिंग का, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स में जियो रेफरेंसिंग, उसका हम लोग यूज़ करते हैं और रीसैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। फिर हम लोग इमेज रेस्टोरेशन के बाद हम लोग करते हैं इमेज एनहांसमेंट, यानी कि हम लोग को देखिए इमेज रेस्टोरेशन के बाद एरर लेस इमेज मिल गया है, यानी कि जिसमें कोई एरर नहीं है, सब बढ़िया इमेज मिल चुका है कि जो एकदम करेक्ट है। अब हम लोग इमेज एनहांसमेंट करते हैं, कैसे उसकी क्लैरिटी को बढ़ाएं, कैसे इमेज को और भी ज़्यादा वो अट्रैक्टिव बनाए और भी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल बनाए, तो उसके लिए हम लोग इमेज एनहांसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि ये इमेज रिस्टोरेशन के बाद का इमेज है और ये इमेज जो है ये इमेज इन्हांसिंग के बाद का इमेज है। देखिए कितना ज़्यादा अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, आप इसको देखिए कितना ज़्यादा अंतर है। तो ये हिस्टोग्राम वाइज डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितने कम रिकॉग्नाइजेबल थी ये वाली इमेज और ये वाली इमेज देखिए कितना ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल है। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं
देखिए पिक्सल काउंट जो यहाँ पे लिखा है ना, ये पिक्सल काउंट, ये पिक्सल काउंट ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में कितने पिक्सल्स यूज हुए हैं। देखिए साइड बाय साइड ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में कितने पिक्सल्स यूज हुए हैं। इस तरह के कुछ जो ये पिक्सल्स का ग्राफ आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ये बता रहा है कि इस एरिया में कितने पिक्सल्स यूज हुए हैं। देखिए फिर जब इधर हम लोग एनहांस कर दिए तो ये एरिया वाइज पिक्सल्स फिर ऐसे बढ़ गए हैं। तो हम लोग ये बता सकते हैं इससे कि ये जो एरिया वाइज है ये पिक्सल्स फिर बढ़ गए हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट शेड्यूलिंग। देखिए हम लोग इमेज को इन्हांस करने के लिए सबसे पहला जो मेथड यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, नॉट शेड्यूल, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। सैटेलाइट सेंसर्स ऑफन रिकॉर्ड अ नैरो रेंज ऑफ ब्राइटनेस, वी मैथमेटिकली स्ट्रेच दीज वैल्यूज टू फिल एंटायर रेंज। देखिए जो सेंसर्स होते हैं वो ब्राइटनेस की बहुत कम वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं, फिर बहुत मतलब कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन सी वैल्यूज हम लोग को डार्कर पिक्सल दिखाना है कि लाइटर, मतलब कि जो ब्राइट पिक्सल दिखाना है कि ब्राइट नहीं दिखाना है, तो उसके बीच में वो नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो उसको ही हम लोग मैथमेटिकली ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं ताकि वो या तो पिक्सल डार्क हो, एकदम डार्क हो, मतलब कि ब्राइट हो ही ना, और या तो पिक्सल एकदम ब्राइट हो। ठीक है, इसको हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं लीनियर स्ट्रेच का या फिर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ये देखिए हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ही हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, इसको ही हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कहते हैं। फिर जो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं हम लोग इमेज एनहांसमेंट में, स्पाशियल फिल्टरिंग। स्पाशियल फिल्टरिंग इज यूज्ड टू हाईलाइट स्पेसिफिक फीचर्स बाय लुकिंग एट द पिक्सल एंड इट्स नेबर। फिर हम लोग स्पाशियल फिल्टरिंग का यूज़ करते हैं कि उस पिक्सल को देख के और उसके नेबर को देख के कुछ, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख के उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको देख करके कुछ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसको कहते हैं हम लोग स्पाशियल फिल्टरिंग। लो पास फिल्टर इसमें यूज़ होता है और हाई पास फिल्टर यूज़ होता है। यानी कि इसमें लो पास फिल्टर माने कि स्मूथ इमेज करने के लिए और हाई पास फिल्टर शार्प इमेज करने के लिए। और इसमें तीसरा जो मेथड यूज़ होता है इमेज एनहांसमेंट में, बैंड रेशियोइंग। बैंड रेशियोइंग क्या होता है कि डिवाइडिंग द डिजिटल नंबर्स ऑफ वन बैंड बाय अनदर, यानी कि जो अलग अलग वेवलेंथ बैंड हमारे पास आई हैं उनको अलग अलग रिकॉग्नाइज करना, उनको डिस्टिंग्विश करना, उसको कहते हैं बैंड रेशियोइंग। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, अब हम लोग का तीसरा स्टेप है इस डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का, इमेज एक्सट्रैक्शन। इमेज एक्सट्रैक्शन इज द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द रिमोट सेंसिंग वर्कफ्लो। After we have corrected the image restoration and made it look clear enhancement, we need to turn those millions of pixels into a thematic map। यानी कि हम लोग को इमेज एक्सट्रैक्शन के जो जो स्टेप है, इस स्टेप पे हम लोग को जितने भी हम लोग इमेज को क्लियर कर चुके हैं, जिसमें एरर लेस कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू मेकिंग अ थीमेटिक मैप। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है चेंज डिटेक्शन का, यानी कंपेयरिंग टू इमेजेस ऑफ द सेम एरिया टेकन एट डिफरेंट टाइम्स टू आइडेंटिफाई व्हाट हैज चेंज्ड। यानी कि हम लोग दो फोटोग्राफ को यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि समय मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या चेंजेस हुए हैं उस रीजन में। तो इससे हम लोग अपना कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स, मतलब अपना कुछ पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, तो इसके लिए यूज़ होता है। और जो दूसरा और मेन आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज क्लासिफिकेशन। किसी भी प्रिडिक्शन को देने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इमेज क्लासिफिकेशन का। दिस देखिए, इंस्टेड ऑफ सीइंग डार्क ब्लू पिक्सल्स एंड ब्राइट ग्रीन पिक्सल्स, वी वांट टू टेल द कंप्यूटर टू टेल अस दिस इज लेक और दिस इज फॉरेस्ट। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पिक्सल्स को कितना ब्राइट या कितना लो करने पे, या फिर पिक्सल क्या डिपिक्ट करता है, ये अगर हम लोग को बताना है उसको कंप्यूटर, हम लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर हम लोग को ये ना बताए कि पिक्सल इतने वॉल्यूम से, इतने ब्राइटनेस से और इस कलर से जल रहा है, इसकी वजह हम लोग को ये बताए कि ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, उसके हम लोग यूज़ करते हैं इमेज क्लासिफिकेशन। दिस प्रोसेस ऑफ असाइनिंग पिक्सल्स टू स्पेसिफिक कैटेगरीज इज कॉल्ड इमेज क्लासिफिकेशन। ठीक है,
इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का यूज होता है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है कि हर मटेरियल का, एवरी मटेरियल ऑफ दिस यूनिवर्स हैज़ डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, यानी कि जो अलग अलग मटेरियल हैं हमारे इस अर्थ के, वो सब के सब अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी के साथ अलग अलग तरह का रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं, उसको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलते हैं। जैसे कि वाटर का अलग रिफ्लेक्टेंस है, वेजिटेशन का अलग रिफ्लेक्टेंस है, कॉन्क्रीट का अलग रिफ्लेक्टेंस है, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हैं, नीचे मैंने ग्राफ अटैच कर दिया है, ये नीचे लगा होगा, देख लीजिएगा। या फिर पिछले जो यूनिट का जो वन शॉट था उसमें ये मैंने कवर किया था ये पार्ट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का, तो उसको आप विजिट कर सकते हैं, आप उसको वीडियो को रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। फिर है इस इमेज क्लासिफिकेशन के भी दो टाइप्स होते हैं जो आपके सिलेबस में है, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड क्या होता है कि ये देखिए क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं कि इट लुक्स फॉर नेचुरल ग्रुपिंग और क्लस्टर्स ऑफ पिक्सल दैट हैव सिमिलर स्पेक्ट्रल वैल्यूज, जिनकी स्पेक्ट्रल वैल्यूज यानी कि इसकी वेवलेंथ लगभग सेम ही होगी, उसको एक साथ रखने की कोशिश करता है वो, समझ रहे हैं। जिसकी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की वैल्यू या फिर स्पेक्ट्रल वेवलेंथ की वैल्यू सेम रहेगी, उसको एक साथ रखने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए इसको मशीन लर्निंग से भी रिलेट कर सकते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती थी कि जिसमें हम लोग अपना कुछ डेटा सेट नहीं, किसी डेटा सेट पे ट्रेन, मतलब लेबल डेटा सेट पे ट्रेन नहीं करते थे, और वो खुद ही ब खुद उसको मतलब ट्रेन हो जाता था, तो वो ML मॉडल ट्रेन करना जिसपे लेबल डेटा सेट ना हो, तो इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करते थे। उसी तरह ये जब खुद से लर्न करता है कि कैसे हम लोग को ये क्लासीफाई करना है बिना किसी डेटा दिए, हम मतलब हमारे यूज़र के बिना किसी डेटा को दिए हुए, उसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। हाउ इट वर्क्स, you tell the computer find 5 different groups in this image, the computer uses algorithm like k means आप ML एल्गोरिदम पढ़े ही होंगे, आइसो डेटा टू ग्रुप पिक्सल्स। तो इसमें जानते क्या करता है, k मीन्स में आपको पता ही होगा कि जो नियरेस्ट नेबर होते हैं उनको एक साथ रख लेता है वो, तो उसी तरह से जो क्लस्टर ऑफ पिक्सल ये बनाता है जिसकी स्पेक्ट्रल वैल्यू सिमिलर होती है। और इसमें यूज़र का क्या रोल होता है, द यूज़र ओनली आइडेंटिफाइज व्हाट ग्रुप्स आर आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ फिनिश्ड। देखिए यूज़र सिर्फ ये एक्यूरेसी चेक कर सकता है कि जो कंप्यूटर ने बना के हम लोग को दिया है वो सही है कि गलत। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कोई भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, उस अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन में मशीन को कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। फास्टर होता है एग्जीक्यूशन में क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, तो फिर आपको पता है कि जो सही से काम नहीं करेगा तो वो तो जल्दी ही काम करेगा। नो ह्यूमन बायस, इसमें ह्यूमन का इंटरप्शन होता ही नहीं है, इसलिए कोई बाइसिंग हो ही नहीं सकती है। द कंप्यूटर माइट ग्रुप थिंग्स दैट आर डिफरेंट, यही बात मैंने बोली ना कि जो गलत काम करेगा तो जरूरी थोड़ी है कि अच्छे से जल्दी देर से करे, गलत काम तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो इसीलिए ये गलती हो सकती है इससे, यानी कि ये अलग अलग मटेरियल्स को, अलग अलग थिंग्स को एक साथ रख सकता है। तो क्योंकि इसकी स्पेक्ट्रल वैल्यू सेम होगी इसीलिए वो अलग अलग मटेरियल्स को एक साथ रख देगा, तो ये गलती हो जा रही है इससे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये इमेज ये शो कर रहा है कि कैसे सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन होता है और कैसे अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन होता है। फिर हम लोग देखते हैं सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, दिस इज द ह्यूमन गाइडेड प्रोसेस। द एनालिस्ट टीचेज कंप्यूटर हाउ टू लुक फॉर बाई प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स। देखिए इसमें जानते क्या करता है कि ह्यूमन, जो हम लोग एनालिस्ट बैठे होंगे या फिर कोई भी बैठा होगा, वो उसको डेटा सेट देता है कि आपको इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू वो बताने की कोशिश करता है कंप्यूटर को कि आपको इस तरह से क्लासीफाई करना है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है ट्रेनिंग साइट्स, यानी यू सेलेक्ट स्मॉल एरियाज ऑन द इमेज दैट यू नो आर स्पेसिफिक क्लासेस। आप उस पर्टिकुलर इमेज के कुछ हिस्से को खुद से क्लासीफाई करके अपने उस कंप्यूटर को ये दिखाते हैं, बताते हैं कि ये ऐसे इसको क्लासीफाई किया जाता है। फिर सिग्नेचर जनरेशन, द कंप्यूटर कैलकुलेट्स द स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ दोज ट्रेनिंग पिक्सल्स, यानी कि जिन पिक्सल्स को आपने ट्रेन किया है उस पिक्सल का वो स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करता है सिग्नेचर बनाने के लिए, यानी कि उस मतलब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर उसका बनाने के लिए। और फिर क्लासिफिकेशन करता है, यानी कि जो उसने सिग्नेचर जनरेट किया है उसके बेसिस पे वो आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड या मिनिमम डिस्टेंस ये सब आपके यूज़ किए ही होंगे ML मॉडल में, तो इसके बेसिस पे वो क्लासीफाई करता है। आप जो ट्रेन डेटा सेट उसको ट्रेनिंग करके दिए हैं उसको,
तो उसके बेसिस पे वो सिग्नेचर जनरेट करेगा और सिग्नेचर जनरेटेड जो जनरेटेड सिग्नेचर है उसके बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। इसकी एक्यूरेसी बहुत सही होती है क्योंकि ये ह्यूमन के थ्रू ट्रेन किया हुआ मॉडल है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है। द कैटेगरीज आर टाइड डायरेक्टली टू रियल वर्ल्ड फीचर्स, क्योंकि ये वही बात है कि अगर आपने तो अगर ट्रेन किया है मॉडल तो फिर रियल वर्ल्ड फीचर्स के बिहाफ पे तो किया होगा, रियल वर्ल्ड फीचर्स के बेसिस पे तो किया होगा, इसलिए ये ज़्यादा बढ़िया होता है। और इससे कौन्स क्या होते हैं कि रिक्वायर्स ग्राउंड ट्रूथ डेटा, तो ये इसको देखिए ग्राउंड रियलिटी यानी कि एक्चुअल रियलिटी का डेटा चाहिए, तो वो कौन देता है, हम ही लोग तो देते हैं, हम ही लोग तो देंगे उसको, तो इसके लिए हमारी ज़रूरत है, इसको ह्यूमन इंटरप्शन की ज़रूरत है, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। टाइम कंज्यूमिंग टू पिक ट्रेनिंग साइट्स, यानी कि इसके लिए बड़ा टाइम, हम लोग के लिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हम लोग को इसको डेटा से ट्रेन करना है तो हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के बीच का ये डिफरेंस है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मैंने तो ऊपर सब बता ही दिया है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। एक्यूरेसी असेसमेंट, एक्यूरेसी असेसमेंट क्या होता है कि ये आपके टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। वी यूज़ एन एरर मैट्रिक्स और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये आपने एमएल में पढ़ा होगा कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या एरर मैट्रिक्स क्या होती है। हम लोग इसका यूज़ करते हैं टू क्लासीफाई द इमेज क्लासिफिकेशन में हम लोग एरर मैट्रिक्स और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, ओवरऑल एक्यूरेसी यानी परसेंटेज ऑफ पिक्सल्स करेक्टली क्लासिफाइड। हम लोग एक्यूरेसी कैसे मेजर करते हैं कि कितना परसेंट पिक्सल एक्यूरेटली क्लासिफाइड है, उसके बेसिस पे हम लोग उसकी एक्यूरेसी मेजर करते हैं उस पर्टिकुलर मशीन की, उस मॉडल की। कापा कोफिशिएंट, कापा कोफिशिएंट क्या होता है कि अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट अकाउंट्स फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन हैपनिंग बाय चांस। ठीक है, अब हम लोग लास्ट सेकंड टॉपिक पे आते हैं अपने सिलेबस के, की कंसिडरेशंस फॉर सेलेक्टिंग ट्रेनिंग एरियाज। ट्रेनिंग एरिया सेलेक्ट करने से पहले हम लोग को किन बातों का ध्यान देना चाहिए। होमोजीनाइटी यानी कि यूनिफॉर्मिटी, द ट्रेनिंग एरिया शुड कंसिस्ट अ प्योर सैंपल ऑफ द क्लास। अवॉइड मिक्स्ड पिक्सल्स एट द एजेस ऑफ फीचर्स। For example, if you are selecting a training sites for water, do not include a shore line or nearby soil. This will confuse the computer statistical profile for water. जब भी आप लोग किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं किसी एरिया के बेसिस पे, तो कभी भी जो ग्रे पॉइंट नहीं होते हैं, मतलब कि जो जिनको आप ही नहीं क्लासीफाई कर पा रहे हैं कि वो क्या है, जो शोर वाटर है कि शैलो वाटर है कि डीप वाटर है, आप ही नहीं क्लासीफाई कर पा रहे हैं, तो ऐसे जगहों पे आपको कभी भी अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए कंप्यूटर को, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो भी नहीं कर पाएगा ना उसको क्लासीफाई। रिप्रेजेंटेटिवनेस यानी कि द ट्रेनिंग साइट मस्ट रिप्रेजेंट अ फुल रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर दैट क्लास अक्रॉस द एंटायर इमेज, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए वो कैसा मतलब वो ट्रेनिंग साइट कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी भी उस कंप्यूटर को पता होना चाहिए। तो इसकी ये रिप्रेजेंटेटिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका चैलेंज क्या है कि फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ऑफ योर इमेज माइट लुक डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द साउथ ड्यू टू ट्रीज स्पीसीज और सॉइल मॉइस्चर। देखिए क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो अलग अलग तरह का दिखते हैं इमेज में, तो उसमें डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए आपको हर तरह की वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन करना चाहिए अपने जो कंप्यूटर है, ताकि उसको आसानी से वो क्लासीफाई कर सके। साइज ऑफ ट्रेनिंग एरिया, साइज ऑफ ट्रेनिंग एरिया बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपके इमेज क्लासिफिकेशन को अफेक्ट करता है। देयर इज अ मैथमेटिकल रूल ऑफ थंब फॉर हाउ मैनी पिक्सल्स यू नीड। देखिए आपको कितने बड़े एरिया को यूज़ करना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए ये है कि फॉर ईच क्लास यू शुड आइडियली हैव 10n to 100n पिक्सल्स वेयर n इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स बीइंग यूज्ड। जितने तरह के स्पेक्ट्रल बैंड यूज हो रहे हैं उससे 10 गुने या 100 गुने पिक्सल्स को आपको ट्रेन करना चाहिए, समझ रहे हैं। स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग एरिया शुड बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टडी एरिया। ट्रेनिंग एरिया जो होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप पूरे मतलब कि एक ही इमेज के एक छोटे से कोने को पकड़े और उसी में सब कुछ आप ट्रेन करने लगे, नहीं, आपको अलग अलग उस इमेज के ही अलग अलग पॉइंट को ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो जो
कंप्यूटर है, वो पर्टिकुलर मशीन है, वो भी अच्छे से समझ सके कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कितना मतलब उसका सिग्नेचर है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या फिर पर्टिकुलर मटेरियल का। नंबर ऑफ ट्रेनिंग एरियाज, आपको कितना ट्रेनिंग एरिया चूज करना चाहिए एक एक आपके इमेज में। तो यू जनरली नीड मल्टीपल साइट्स, आपको एक साइट पे नहीं मल्टीपल साइट्स पे ट्रेन करना चाहिए। बाउंड्री अवॉइडेंस, यानी कि नेवर पिक ट्रेनिंग पिक्सल्स फ्रॉम द बाउंड्रीज बिटवीन टू लैंड डिफरेंट लैंड कवर्स, एग्जाम्पल वेयर फॉरेस्ट मीट्स अ रोड। देखिए कभी भी वही मैंने आपको बताया ना, ग्रे पॉइंट पे कभी भी चूज नहीं करना चाहिए, ग्रे पॉइंट पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए ट्रेनिंग डेटा सेट पे, ट्रेनिंग डेटा सेट को, क्योंकि उससे आपके कंप्यूटर को ये कन्फ्यूजन होता है कि वो उसको फॉरेस्ट में क्लासीफाई करे या रोड में क्लासीफाई करे, क्योंकि जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दोनों से मैच करते हैं ना। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स फॉर द एनालिस्ट, एनालिस्ट के क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये पढ़ लीजिएगा, ये सिलेबस में तो नहीं है लेकिन जरूरी है आपके नॉलेज के लिए, इसलिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। हम लोग अपने सिलेबस के, अपने इस चैप्टर के सिलेबस के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, वेजिटेशन इंडाइसिस। तो क्या होता है वेजिटेशन इंडाइसिस? वेजिटेशन इंडाइसिस आर स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशंस of two or more bands designed to enhance vegetation signal or while minimizing ground noise or soil like soil brightness or atmospheric haze। देखिए वेजिटेशन इंडाइसेस होते हैं कि हम लोग जो अलग अलग तरह के वेवलेंथ बैंड को यूज़ करते हैं उसको स्पेक्ट्रिकली इस तरह ट्रांसफॉर्म करना, इस तरह से उस वेवलेंथ बैंड को ट्रांसफॉर्म करना ताकि हम लोग उस वेजिटेशन को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें और उसमें उस इमेज के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर में से, यानी कि उस इमेज में से हम लोग क्लियरली वेजिटेशन को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको वेजिटेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल साइंस क्या है कि रेड वर्सेस नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर इंफ्रारेड ना। तो क्या होता है रेड बैंड, क्या होता है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स रेड लाइट हैवीली फॉर फोटोसिंथेसिस। और नियर इंफ्रारेड बैंड क्या होता है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ रिफ्लेक्ट्स नियर इंफ्रारेड लाइट स्ट्रांगली टू प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम ओवरहीटिंग। जानते क्या होता है कि जो नियर इंफ्रारेड बैंड की जो लाइट होती है उसको जो लीफ होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि वो ओवरहीट ना हो, और क्लोरोफिल क्या होता है कि रेड बैंड की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से अलग अलग बैंड ऑफ वेवलेंथ बैंड के लिए कैसे रिएक्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर वेजिटेशन, उसी को कहते हैं वेजिटेशन इंडाइसेस। समझ रहे हैं, यही है वेजिटेशन इंडाइसेस। वेजिटेशन इंडाइसेस आर स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू और मोर बैंड्स डिजाइन टू एनहांस वेजिटेशन सिग्नल। ये उस पर्टिकुलर वेजिटेशन को सिग्नल करने, मतलब उस बताने के लिए अलग अलग बैंड से वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको यूज करके करते हैं, उसी को कहते हैं वेजिटेशन इंडेक्स। लॉजिक क्या है इसके पीछे का कि अ हेल्दी और डेंस फॉरेस्ट विल हैव वेरी लो रेड एंड वेरी हाई NIR। जानते क्यों वेरी लो रेड क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि उसमें जब बहुत सारे पेड़ होंगे तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे पेड़ होंगे तो फिर वो उसमें रेड लाइट को, मैक्सिमम रेड बैंड की लाइट को, वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो फिर वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा रेड बैंड का लाइट का वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए वहाँ पे वेरी लो रेड बैंड लिखा है यहाँ पे। और वेरी हाई NIR क्यों लिखा है? क्योंकि मैक्सिमम जो NIR यानी कि नियर इंफ्रारेड रीजन की बैंड होती है, वेवलेंथ बैंड होती है, उसको ये लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मैक्सिमम जो प्लांट्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर देंगी, तो फिर सबका सब हम लोग को रिसीव होगा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। तो इसी वजह से जो हेल्दी डेंस फॉरेस्ट होता है उसमें रेड बैंड बहुत कम मिलता है और नियर इंफ्रारेड बैंड बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग बैंड के लिए कैसे वो वेजिटेशन रिएक्ट कर रहा है उस बेसिस पे हम लोग अलग अलग वेजिटेशन को क्लासीफाई कर सके, अलग अलग वेजिटेशन को आइडेंटिफाई कर सके, तो उस बेसिस को वेजिटेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, थोड़ा एक बार आप अपने आप से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, एक दो बार और पढ़िएगा। देखिए वेजिटेशन इंडेक्स बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें जो कुछ जो आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है NDVI नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। इसको ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NDVI इज इक्वल टू NIR माइनस रेड अपॉन NIR प्लस रेड, यानी कि नियर इंफ्रारेड माइनस रेड अपॉन नियर इंफ्रारेड
प्लस रेड। इसका जो रेंज होता है -1 से +1 के बीच में होता है। ये ग्राफ देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसके भी ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। ये ग्राफ आप देख ही सकते हैं। इसमें आपको पता ही होगा कि ये जो है ग्राफ, ये वाटर के लिए है, ये जो ग्राफ है ये वेजिटेशन के लिए है, और ये जो पर्टिकुलर ब्राउनिश ग्राफ है ये आपका सॉइल के लिए है। ठीक है, इसको हम लोग, इसकी वैल्यू से कैसे हम लोग जान सकते हैं, मतलब कैसे समझ में आएगा? अगर 0.6 से 0.9 के बीच में है आपका NDVI वैल्यू, तो फिर वो क्या है कि आपका हेल्दी वेजिटेशन है, हेल्दी और डेंस वेजिटेशन लाइक अ फॉरेस्ट। ठीक है, और अगर उसका वैल्यू जो NDVI का है 0.1 से 0.2 के बीच में है, तो फिर वो बेयर सॉइल और स्ट्रेस्ड प्लांट है, यानी कि वहाँ पे जैसे डेजर्ट टाइप का एरिया है उसको कहते हैं। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो यानी कि वो वाटर, स्नो या फिर क्लाउड है। ठीक है, और दूसरा होता है रेशियो वेजिटेशन इंडेक्स। रेशियो वेजिटेशन इंडेक्स क्या होता है कि ये एक बहुत ही सिंपल इंडेक्स वैल्यू होता है। इसमें सिर्फ हम लोग नियर इंफ्रारेड रेड वैल्यू को रेड बैंड की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं उस पर्टिकुलर वेजिटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हम लोग वेजिटेशन इंडेक्स बना रहे हैं, हम लोग क्यों बना रहे हैं? हम लोग का मेन जो मोटो है वो है कि अलग अलग वेजिटेशन को कैसे क्लासीफाई किया जाए, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये क्या है। तो उसके लिए हम लोग वेजिटेशन इंडेक्स बना रहे हैं, और उसमें हम लोग 2 बैंड का यूज़ करते हैं, नियर इंफ्रारेड और रेड बैंड का। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? RVI का हाई वैल्यूज इंडिकेट हेल्दी वेजिटेशन, मतलब अगर इस RVI की ज़्यादा वैल्यू, जितनी ज़्यादा वैल्यू आएगी उतनी हेल्दी वेजिटेशन होगा। ठीक है, और फिर तीसरा है सॉइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स, यानी कि SAVI। इसका फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। न्यूमेरिकल इस पे नहीं आते हैं, हाँ ऊपर NDVI और हो सकता है RVI पे आ जाए, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, SAVI पे। नियर इंफ्रारेड माइनस रेड अपॉन नियर इंफ्रारेड प्लस रेड प्लस L क्या है यहाँ पे? L एक कांस्टेंट है। ठीक है, L की वैल्यू मैक्सिमम वेजिटेशन के लिए 0.5 होती है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर इससे अलग कोई वैल्यू होगी तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1 + L। ठीक है, और जो चौथा है वह एनहांस्ड वेजिटेशन इंडेक्स। एनहांस्ड वेजिटेशन इंडेक्स क्या होता है? यूज्ड बाय हाई एंड सेंसर्स लाइक मोडिस। इट इज डीकपल्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस एंड इज बेटर एट लुकिंग एट वेरी डेंस फॉरेस्ट वेयर NDVI माइट सेचुरेट। ठीक है, ये अगर डेंस फॉरेस्ट को अगर आपको क्लासीफाई करना है तो उसमें बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि वहाँ पे NDVI वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत सेचुरेटेड रिजल्ट देती हैं, बहुत सिमिलर रिजल्ट देती हैं। तो इसका जो यूज़ होता है वो हाई एंड सेंसर जैसे कि मोडीज़ में यूज़ होता है। तो देखिए, आप यहाँ से इस टेबल के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि कौन सी जो वेजिटेशन इंडेक्स है वो उसका यूज़ किस चीज़ में किया जा सकता है और किस में मतलब वो किस चीज़ को बताती है। इसका एप्लीकेशन क्या है इंजीनियरिंग में या फिर एग्रीकल्चर में? प्रिसाइज एग्रीकल्चर आइडेंटिफाइज विच पार्ट ऑफ द फील्ड नीड्स मोर फर्टिलाइजर और वाटर। इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कितना आपके मतलब जो क्रॉप है उसमें पानी की कितनी कमी है। ड्रॉट मॉनिटरिंग, इससे ये पता चल सकता है कि कहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, कहाँ पे पानी का मतलब क्लाउड्स का आप आइडेंटिफाई करके ये पता कर सकते हैं ना कि किस एरिया में क्लाउड नहीं है, किस उस एरिया में बारिश नहीं होगी, वहाँ पे ड्रॉट होने का चांसेस ज़्यादा है। डिफॉरेस्टेशन ट्रैकिंग, क्योंकि आप फॉरेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इन्वेसिव स्पेशीज डिटेक्शन, आप ये भी पता कर सकते हैं कहाँ पे बहुत अचानक से कोई वीड्स या फिर इस टाइप की जो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं, यानी कि बहुत अनवांटेड कोई प्लांट अगर उग गया है तो उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं आप वेजिटेशन इंडेक्स के थ्रू। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग देख लेते हैं एक बार कि सारे टॉपिक्स कवर कर लिए कि नहीं। फोटोग्रामेट्री, ये एरियल फोटोग्राफ, पैरालैक्स मेथड, ग्राउंड कंट्रोल, मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर, रेजोल्यूशन एनालिसिस, इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज इन्हांसमेंट, सुपरवाइज अनसुपरवाइज और वेजिटेशन इंडेक्स, सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और तो फिर बस ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, ख़त्म होता है। बहुत सारे लोग कमेंट में पिछले वीडियो के लिख रहे थे कि न्यूमेरिकल के अलग से वीडियो बनाने को। तो देखिए, न्यूमेरिकल GIS में कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, सब फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो एक बार आप अगर सारा फार्मूला अच्छे से पढ़ लिए हैं और 2-3 न्यूमेरिकल जो मैंने पिछले वीडियो में दिए भी हैं, तो फिर उन सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आप कर लेंगे न्यूमेरिकल। इतना कुछ अलग से नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। ये पेपर इजी हो जाएगा, आराम से बीत जाएगा। आप बस हमारे साथ साथ हमारे सीरीज़ को, वन शॉट सीरीज़ को फॉलो करते रहिए और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे।
ठीक है। और बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप नोट्स से रिवाइज भी कर सकते हैं, और हमारे वीडियोस इसी कंटिन्यूएशन में आते ही रहेंगे, और आपके एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियोस लाइव हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स अ लॉट।